तो नमस्ते, कैसे हैं? अच्छे हैं। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। हम रितेश सर। जी सर, तो पिछले वीडियो आप लोगों ने देखा एमसीक्यू पहला चैप्टर पार्टनरशिप का हमने करा दिया पूरा, एक एक क्वेश्चन जितना भी था बुक के साथ जो एडिशनल बुक मिलता है उसका था। ठीक है सर, तो आज हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए, आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट 12th के लिए चालू कर रहे हैं। कौन सा सर जी? तो हम लोग चालू करेंगे आपको बीएसटी, सॉरी ईपीएस पढ़ाएंगे। ईपीएस इंटरप्रेन्योरशिप, इसके बाद आएगा आपका बीएसटी। तो ये टोटल कितने मार्क्स का होगा? तो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 70 का बोर्ड एग्ज़ाम लेती है सेंटर पे, और 30 नंबर का आपके कॉलेज में एग्ज़ाम होता है प्रैक्टिकल के नाम से। यही होता है जी। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से हैं तो 30 में 25 मैक्सिमम मिलता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से हैं तो ये प्लस में 3 4 जो भी होगा वो मिल जाता है। तो वो बेनिफिट होता है स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो आइए, तो हमें बीएसटी में ईपीएस और उसके बाद बीएसटी, तो हम लोग बीएसटी भी करेंगे। तो ईपीएस कैसे करेंगे? आपको मैं ईपीएस अपने हाथ से जो लिखे हुए हैं नोट्स उसका कराएंगे। हैंड रिटन है हमारा, हैंड रिटन नोट्स है, पूरे चैप्टर वाइज है, चैप्टर्स वाइज है। ठीक है, इसको हमको करना है ईपीएस में 12वीं के लिए, 12th के लिए, जिनका भी एग्जाम 2025 में होगा। समझ गए जी सर? तो ये बातें, अगर किन्हीं को नोट्स चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज करिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। तो आपने देखा हमने अकाउंट्स में क्या किए, यही किए जो पार्टनरशिप का हमने क्वेश्चन कराया, कॉन्सेप्ट कराए पार्टनरशिप से, और लास्ट में हमने एमसीक्यू भी करा दिया। तो अभी से हम लोग करते जाएंगे तो एग्ज़ाम टाइम में प्रेशर कम रहेगा। ठीक है, ऐसे ये सारी वीडियो आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे ही रहेगा, रितेश कॉमर्स क्लासेस। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं आरसीसी। ठीक है, अब कहोगे सारी नाम क्यों रखे? तो हमने पटना में एक डीसीसी है, दिलीप कॉमर्स क्लासेस, जो सीए की तैयारी कराते हैं। इनके यहाँ मैं ना 12 में कुछ दिन पढ़ा, इसके बाद प्लस में सीपीटी में रिवीजन क्लास किए थे, तो यहीं से ये नाम हमने लिया। डीसीसी था तो हमने आरसीसी लिया। समझ गए? पटना में अगर किसी को करना है तो जा सकते हैं, जेटीसी बिल्डिंग है फ्रेजर रोड में, फ्रेजर रोड, जो बच्चे 12 पास कर चुके हैं। रूम नंबर 303 था हम लोग के टाइम में, ये क्लास रूम था। सर का नाम है सीए दिलीप हजारी, तो वहाँ कर सकते हैं, मैंने भी यहाँ से कराए। ठीक है, प्लस में 12 में भी कुछ दिन पढ़े थे। तो यहाँ से हमने कोचिंग का नाम समझ गए, आरसीसी रितेश कॉमर्स क्लासेस, डीसीसी दिलीप कॉमर्स क्लासेस। आइए, तो हम लोग अपना सब्जेक्ट चालू करेंगे। कौन सा? ईपीएस इंटरप्रेन्योरशिप, जो 100 मार्क्स का होगा। तो ये रहा आपके सामने पहला चैप्टर, देख लो, है ना? एकदम मेरा राइटिंग है, बचपन में लिखा करते थे, बचपन में नहीं, 1-2 साल पहले का। समझ गए? तो ये हमारा, अब देखो आप बुक खोल लो, एक एक आपको मिल जाएगा। सबसे पहला है हमारा अवसर किसे कहते हैं? हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसे अपॉर्चुनिटी। आप सोचो अवसर,
अवसर का मतलब होता है हम सबके पास अवसर है। जैसे अभी आप लोगों के पास है, क्या है अवसर? जो एग्ज़ाम 2025 में होगा, अभी से पढ़ो, टाइम ज़्यादा है, अच्छे से करोगे तो अच्छा नंबर आएगा। इसी तरह बिजनेस वाले के लिए भी होता है। क्या आप जहाँ भी बिजनेस करते हैं, जहाँ भी जिस मार्केट में बिजनेस करते हैं, जिस प्रोडक्ट में करते हैं, जिस सर्विस में करते हैं, या नया है, आप नया कर बिजनेस है, आप करना चाहते हैं, तो आप पहले ये देखो लोगों का इंटरेस्ट क्या है, लोगों को क्या चाहिए, लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से बिजनेस में डिसाइड करिए। जैसे आप बताओ, आज से पहले फ़ोन चलता था छोटा वाला, बटन वाला सिस्टम। उससे भी पहले ऐसे ऐसे घुमा के, मूवी सब में देखो तो घुमा घुमा के लगाते थे फ़ोन। उसमें क्या था, वायर जाए यहाँ से जाता था, वहाँ जाता था, फिर कहीं कहीं फ़ोन होता था। फिर बटन वाला आया, फिर वॉकी टॉकी करके इतने बड़ा आता था, फिर चेंज होते गया। अब एंड्रॉयड आया, 4G आया, ये सब आया, 5G आया। पहले के ज़माने में 1 GB मिलता था, वही पूरे मंथ आपको नेट चलाते थे। अब तो कम से कम 1.5 GB तो सब कंज्यूम करते। तो फ़ोन वाले ने क्या सोचा, भाई लोगों को कैसे अपने तरफ आकर्षित किया जाए, क्या क्या फैसिलिटी दिया जाए, मतलब लोगों को क्या क्या ज़रूरतें थी। अब बताओ, पहले के ज़माने में हम लोग मैच क्रिकेट टीवी पे देखते थे, अब फ़ोन में देख लेते, एंड्रॉयड में देख लेते। तो एंड्रॉयड कंपनी, फ़ोन कंपनी ने क्या देखा, भाई टीवी है, टीवी के लिए ये लगाओ वो लगाओ, एक जगह फिक्स है, उसमें बिजली ज़्यादा कंज्यूम होती है, तो उससे अच्छा कोई ऐसा सिस्टम लाया जाए जिससे सब आराम से देख सके। अब देखो, जितने भी हमारे घर में मेंबर हैं सबके पास फ़ोन है। कंपनी कितनी तेज, फ़ोन बिक रहा, रिचार्ज वाले का रिचार्ज हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है कि नहीं? तो लोगों के मांग को देख के, लोगों की रुचि को देख के आप मार्केट में गुड्स या सर्विस बेचिए, और ये देखिए जो इसमें हमें बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये करने से लोगों को रुचि बढ़ेगी कि नहीं, इंटरेस्ट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो ये हमारे लिए अवसर होता है। ठीक है, तो देखो अवसर का अर्थ आज सुनो। अभी आप लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, आज से 5 साल पहले क्या था, 10 साल पहले था नहीं, 10 साल पहले तो कुछ नहीं था, बहुत सैटेलाइट क्लास चलती थी, बहुत नाम मात्र में। अब देखो सब यूट्यूब पे है, सबके पास अपॉर्चुनिटी है। उसमें भी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कब आई, जब लॉकडाउन लगा कोरोना के टाइम में। तो जिन जिन के पास सब अपना इक्विपमेंट था, बिजनेस आइडिया था, सबने दबा के बिजनेस किया ऑनलाइन सिस्टम पे। कमा रहे कि नहीं कमा रहे? हाँ, तो सबके लिए वही होता है अवसर। आप लोगों के इंटरेस्ट को देख के, और क्या उनको ज़रूरत है और मार्केट में अभी क्या चाहिए, ये पहले से हम लोग डिसाइड करके रखते हैं, और लोगों को अपनी गुड्स एंड सेवाएं उनकी ज़रूरतों के हिसाब से बनाते हैं। तो ये हमारे लिए अवसर है, या नया रहो या पुराना बिजनेस रहो। ठीक है, आओ तो देखो अवसर का अर्थ क्या होता है, वर्तमान परिस्थिति, मतलब जो अभी क्या चाहिए के संयोग से लाभ उठा लेना। अवसर का यह संयोग हमेशा और प्रत्येक के जीवन में आता ही है। कुछ लोग इसे पहचान कर इससे लाभ उठा लेते और बाकी लोग चुपचाप बैठे रह जाते। ज्ञान की बातें हैं, लिखना पड़ेगा एग्जाम में। होता क्या है समझ गए जी। अब आइए, कहता है अवसर कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई अवसर 2 प्रकार के, एक कहता है पर्यावरण में विद्यमान अवसर और निर्मित अवसर। पर्यावरण में विद्यमान अवसर का मतलब क्या है, जो पहले से ही है मार्केट में, और जो हमें नया बना रहे निर्मित, जो पहले से नहीं है, अब लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से हम उसका एनालिसिस करेंगे क्या बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, तो वो क्या होगा, हमारा निर्मित अवसर। ठीक है, एक है जो पहले से ही है और अच्छा सुनो, पहले के ज़माने में हम लोग क्या पहनते थे भाई, रिलैक्सो का चप्पल, लखानी आता था, चप्पल हवाई चप्पल स्लीपर जिसको बोल, 2-3 डिजाइन का आता था, मैक्सिमम 2 था, एक कांटा वाला ये। फिर लोगों ने इंटरेस्ट ख़त्म हो गया पर, तो फिर क्या हुआ, उसमें कंपनियां चेंज की। अब देखो स्पार्क आ गई, एडिडास का आता है, फ्लाइट का था, अब रिलैक्सो का भी फ्लाइट है, तो उसमें चेंज करके आया कि नहीं आया, तो नया लाया गया, तो वो निर्मित होगा। और जो पहले से है उसको हम लोग विद्यमान बोलते हैं। तो अवसर 2 प्रकार के होते हैं, एक विद्यमान अवसर और दूसरा निर्मित अवसर। देखिए पर्यावरण में विद्यमान अवसर किसे कहते हैं, कुछ अवसर ऐसे होते हैं, कैसे ऐसे, जो पहले से ही मौजूद है होते हैं, जैसे कागज़ का जूता आदि, ये सब कारखाना पहले से ही मौजूद है, पहले से ही चल रहा है। लेकिन आज से बताओ
10 साल पहले एंड्रॉयड फ़ोन था? नहीं था। 15 साल पहले था? नहीं। अभी भी फ़ोन है, लेकिन उसमें क्या हो गया, 4G 5G चेंज हो रहा है, तो विद्यमान है, नया कुछ आएगा तो वो क्या हो जाता है, निर्मित अवसर, न्यू। ठीक है, जो पहले से विद्यमान। निर्मित अवसर क्या होता है? निर्मित अवसर ऐसे अवसर जो पहले से मौजूद नहीं होते, बल्कि ये उपभोक्ताओं की रुचि, फैशन, तकनीकी परिवर्तन, परिस्थिति के अनुसार नए नए रूप में जन्म लेते हैं, जैसे एलईडी, एलसीडी, एंड्रॉयड फ़ोन, सॉफ्टवेयर। ये समझ गए? तो ये हो गया हमारा नया, निर्मित, न्यू, और पहले से विद्यमान। अब जैसे सुनो, गांव में पहले क्या मोमोज मिलता था? नहीं। पिज्ज़ा मिलता था? नहीं। बर्गर? नहीं। लेकिन जो यहाँ से बाहर काम करते थे वो लोग हमारे लोकल टाउन में आए, शहर में आए, वो देखे यहाँ लोगों का डिमांड है, तो फिर नया आया। ठीक ना? तो ये होता है हमारे लिए निर्मित अवसर। अब देखिए, कोई भी अवसर और साहसी और उद्यमी। देखो, ये साहसी उद्यमी क्या होता है? जो ना बिजनेस करते ना, उसी को यहाँ हम लोग साहसी बोलते, और बीएसटी में इसको व्यवसायी बोलते। व्यापार जो चलाते, व्यवसायी जो बिजनेस चलाते। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग? साहसी या उद्यमी। के संबंध में दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? मतलब अवसर और जो बिजनेस चलाएगा, जो अवसर को काम करेगा अवसर पे, उसके बीच में क्या संबंध है, वो पूछ रहा है। तो अवसर तथा उद्यमी के बीच पानी और मछली, ये ना बार बार पूछ देता है आपसे, तो ऑब्जेक्टिव भी हो जाता है, यहाँ से सब्जेक्टिव भी है। अवसर तथा उद्यमी के बीच पानी और मछली जैसा संबंध होता है। पानी और मछली, ये तो पढ़े हुए हम लोग। मछली जल की रानी है, जीवन जिसका पानी है, बाहर निकालो डर जाएगी, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर लगाओ मर जाएगी, यही है ना? तो कहने का मतलब कि मछली को जिंदा रहने के लिए पानी में रहना होगा। तो इसी तरह से क्या होता है, पानी के बिना मछली का कोई जीवन नहीं होता। उद्यमी रूपी मछली का पानी अवसर ही होता है। उद्यमी मतलब हम आप जो बिजनेस करते हैं वो कहलाएंगे, है ना? हम आप कहलाएंगे। तो उद्यमी रूपी मछली का अवसर क्या होता है? पानी अवसर होता है। अतः इन दोनों के बीच मृत्यु और जीवन का मतलब, जैसे मान लो जो अभी जो मार्केट में लोगों को चाहिए, जो फैसिलिटी चाहिए, सर्विसेज चाहिए, गुड्स चाहिए, वो है, हम उस पर काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? कोई दूसरा काम करेगा, तो हमारा तो भाई बिजनेस चलेगा नहीं। तो वही कहता है, जीवन और मृत्यु का संबंध होता है। उद्यमी सबसे पहले अवसर को पहचान कर उन्हें चिन्हित करता है। भाई क्या क्या चाहिए आपको, लोगों की डिमांड क्या है, किस में इंटरेस्ट है, तो वो हमें पहले पहचानना पड़ता है। विभिन्न संबंधित जानकारी प्राप्त करके, भाई ये चलेगा कि नहीं चलेगा, इस वस्तु को बेचने से क्या प्रॉफिट होगा, लोगों की रुचि तो ज़्यादा है कि नहीं है कि कम है, ये सारी बात है। और प्रोजेक्ट की स्थापना सुनिश्चित करता है। अब जैसे देखो, ऑनलाइन शॉपिंग क्या हो गया, आप घर पे बैठे रहो, सामान आ जाता है घर पे, पसंद है तो रखो, नहीं तो फिर रिटर्न कर दो। ऐसे चीज़ जो आपको शॉप पे नहीं मिलेगा, दुकान पे नहीं मिलेगा, वो चीज़ ऑनलाइन मिल जाता है कि नहीं? तो ये भी क्या है, जो करता है बिजनेस उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। आइए, इसके बाद कहता है कौन कौन से इसमें तत्व होंगे, एलिमेंट, अवसर बोध के लिए। तो भाई किस बेस पे हम डिसाइड करेंगे जो ये बिजनेस हमको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो सब पहले हमको ना समझ की शक्ति होनी चाहिए। समझ की शक्ति मतलब क्या, लोगों की क्या रुचि है, ये सब। परिवर्तन पर नजर मतलब लोगों का इंटरेस्ट किस में चेंज हो रहा है, ग्राहकों का, कंज्यूमर का। प्रतियोगी की जानकारी मतलब हमारा जो कंपटीटर होगा उसके बारे में सोचना है, उसका कितना कैपिटल है, वो किस कॉस्ट पर बेचता है, किस प्राइस पर बेचता है, उसकी कहाँ से रॉ मटेरियल है, सारी चीज़ें। नव परिवर्तन योग मतलब इनोवेटिव क्वालिटी, हमेशा उसमें चेंज होना चाहिए। जैसे चप्पल स्लीपर वाला चेंज किया कि नहीं किया है, इसी तरह रचनात्मक, क्रिएटिव, नया नया आइडिया बनाना। बाजार अनुसंधान, मार्केट का रिसर्च, उसके बाद जानकारी एवं संग्रह, विश्लेषण, कलेक्शन करेंगे हम क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद एनालिसिस, जो हाँ भाई ये हमारी गुड्स या सर्विसेज जहाँ हम बिजनेस करते हैं, जिस जगह पे करते हैं, यहाँ पे होगा या नहीं, इसके लोगों के लिए इंटरेस्ट है कि नहीं, कंज्यूमर है कि नहीं इनका। तो ये सारी बातें देखना होता है। आगे हमारा है आपका क्वेश्चन नंबर 5। कहता उद्यमशील या साहसिक कार्य का परिवर्तन एवं प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं?
से क्या समझते हैं? अब देखो, उद्यमशील या साहसिक कार्य, परिवर्तन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? देखो, उद्यमिता जोखिम एवं साहस का कार्य। अब कोई भी नया बिजनेस चलाएंगे, नया लगाएंगे तो क्या वहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। मान लो हम तो लगा लिए, अब चलेगा कि नहीं चलेगा, कंज्यूमर आएंगे कि नहीं आएंगे, हमारा गुड्स बिकेगा कि नहीं बिकेगा, हमारी सर्विस को लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, ये सब रिस्क से होती है ना। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? सबसे पहले साहस। साहस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? जो भाई लंबे समय तक देखो, ये नहीं जो 2 महीना 4 महीना किए छोड़ के भाग जाओ। हमारा नहीं बिक रहा, हमारा डिमांड नहीं है, तो हम क्या करेंगे? डूब जाएंगे? नहीं, ये थोड़ी रिक्सी कहता है ना, नो रिक्स नो एक्स, है ना। एक्स करोगे, रिक्स लोगे तभी एक्स होगा। तो आपको पहले रिक्स, तो जोखिम और साहस का कार्य है जिसे प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता, बिजनेस सब नहीं कर सकता है। उद्यमी अपने सर्जनात्मक व्यवहार तथा कल्पनाशीलता से अपने विचार को मूर्त रूप से प्रदान करता है। इस हेतु वह क्या क्या करेगा? व्यावसायिक अवसरों की पहचान करता है। उसके बाद वातावरणीय, मतलब जहाँ पे हम ना बिजनेस करेंगे वहाँ का विश्लेषण करता है। नई इकाई की स्थापना, मतलब न्यू बिजनेस डालने के लिए वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वैधानिक का मतलब हो गया कानूनी, है ना। वित्त के स्रोत, हमें पैसा कहाँ से आएगा नहीं आएगा ये ज्ञात करता है, तथा पूंजी स्रोत को ज्ञात करते हुए नए नए साहसिक कार्य, साहसिक एवं जोखिमपूर्ण कार्य को मूर्त रूप में प्रदान करता है। फिजिकल में इसको एग्जिस्टेंस करेगा। इस प्रकार साहसिक कार्य के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अनुसरण करता है। ये सारे प्रोसेस करने के बाद, इस सब पे सोचने के बाद ही कोई इंटरप्रेन्योर बिजनेस डालता है। ठीक है। आओ देखो, ईपीएस में होता क्या ना, अब बीएसटी और अकाउंट्स अच्छे से पढ़ लो ना तो ईपीएस ऐसे ही हो जाएगा। बस उस वहाँ पे वर्ड का चेंज कर देते और कुछ नहीं होता, मिक्स होता है। ठीक ना। इसमें पढ़ेंगे हम लोग रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो, ये सब जितना भी है, कैश फ्लो, फंड फ्लो, वहाँ अकाउंटिंग में फंड कैश फ्लो, यहाँ पे फंड फ्लो, सब ईपीएस अकाउंट बीएसटी से ही रिलेटेड होता है। आओ देखो, अब कहता है साहसिक कार्य का प्रवर्तन से आप क्या समझते? परिवर्तन का मतलब चेंज से आप क्या समझते? तो प्रवर्तन का अर्थ होता है प्रारंभ करने से, शुरू करो। प्रवर्तन का अर्थ है व्यावसायिक अवसरों की खोज करना, उनके पश्चात लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पूंजी, संपत्ति तथा प्रबंध योग्यता को एक व्यावसायिक संस्था में संगठित करना है। ये क्या कहलाएगा? हमारा साहसिक प्रवर्तन। जानते हो, ये भी पूछा है एग्जाम में। अब पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन देखो, वहाँ मिल जाएगा, सारा नोट्स मिलेगा आपको, कोई टेंशन वाली बातें नहीं। ठीक है। अगर किन्हीं को लिखना हो तो इसको रोक रोक के आराम से लिख लो। ठीक, तो ये था। आइए आगे हम लोग देखते हैं और क्या है इसमें। साहसिक कार्य की कल्पना या विचार से आप क्या समझते हैं? अब देखो, साहसिक कार्य की कल्पना या विचार, प्रत्येक समाज में व्यक्तियों के विकास के लिए अनेक अवसर होते हैं ना। ये है, अनेक अवसर होते हैं। उद्यमी आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में किसी लाभप्रद विचार की खोज करता है। भाई बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट के लिए करेंगे कि समाज सेवा के लिए करेंगे? प्रॉफिट, उसके बाद समाज सेवा। ये नहीं जो हम बिजनेस कर रहे हैं समाज सेवा में लग जाए तो डूब जाएंगे। तो लाभप्रद विचार की खोज करता है। इस हेतु उद्यमी व्यावसायिक अवसरों की पहचान करता है तथा लाभप्रद विचार को मूर्त, मतलब पहले डिसाइड करता है भाई हम ये बिजनेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो उसको हम आगे करेंगे, नहीं तो डिसकंटिन्यू हो जाएंगे, क्या है, छोड़ देना है। अब देखो कहता है क्या क्या आगे है, साहसिक अवसर ढूंढने के विभिन्न चरण कौन कौन से। अब कैसे डिसाइड करोगे भाई, है ना, जो अवसर के कैसे होता, कौन कौन सा चरण है, स्टेप। तो अवसर को ढूंढना, तो प्रत्येक वातावरण में विभिन्न समस्या और आवश्यकताएं रहती है। विचारों का मूल्यांकन, तो विभिन्न विचारों का हम क्या करते हैं, विश्लेषण। ठीक है। विश्लेषण करने के बाद उसमें जो अच्छी समस्या रहती है उन्हीं का मूल्यांकन कर निष्कर्ष निकालते। ये नहीं जो इशू अच्छा बड़ा नहीं है लेकिन उस पर हम लोग लगे हुए नहीं। ठीक है। उत्पाद और सेवाओं की पहचान, विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि
कौन सी परियोजना उचित है तथा उसे चयन कर लिया जाता है। तो कितने स्टेप है, अवसरों को पहले ढूंढो और उसके पे मूल्यांकन करो आइडिया पे, फिर उत्पाद एवं सेवा की पहचान करेंगे, इसके बाद है परियोजनाओं का आरंभ। जब ये सब हो जाए तो हमको क्या करना भाई, अब तो बिजनेस लगा ले, है ना। तो परियोजना शुरू करना और सफलतापूर्वक चलाना साहसी का प्रमुख कार्य है। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ आप लोग, हमको और क्या करना चाहिए, आप लोग बताइए क्या करना चाहिए। देखो अकाउंट्स तो ठीक ठाक है, चल रहा है हमारा, चलेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बीएसटी भी चलेगा, इसके बाद ईपीएस। आप लोग बताओ इकोनॉमिक्स भी करना चाहते हो तो हम इकोनॉमिक्स भी करा देंगे। कहो कैसे कराओगे सर, हम लोग 12वीं में ये पढ़े। अरे 12वीं बहुत पुराने बात है भाई, जब आप सीए करोगे ना तो इसकी कोई डिमांड नहीं ना। ये मैनेजमेंट पढ़ाना ही पड़ता है, मैनेजमेंट तो हर एक जगह, यहाँ पे सब इकोनॉमिक्स, तो ये भी आवत है हमें, समझ गए। तो इसका भी नोट्स चाहिए, क्लास चाहिए, तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में, कमेंट करके। अभी करोगे अच्छा रहेगा। लास्ट टाइम में एग्जाम टाइम में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ना हमसे पढ़े रहते ना हम जानते हैं, लेकिन लास्ट में कमेंट करेंगे सर जी बीएसटी करा दीजिए, ईपीएस करा दीजिए, इकोनॉमिक्स। अभी पूरा करा देंगे, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। देखो मई चल रहा है, मई से लेके कम से कम नहीं कुछ तो भाई फरवरी में एग्जाम होता है, तो दिसंबर तो हमारे पास है, जनवरी छोड़ दो, अब जोड़ लो यहाँ से कितना महीना, कहा नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, तब तो नोटिफिकेशन जाएगा जो कौन सी क्लास चल रही है नहीं चल रही है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिस नाम से आपको मिल जाए। दोस्तों में वीडियो को शेयर करो, शेयर करिए और वीडियो को लाइक करो। और क्या होता है, और कुछ भी नहीं होता, और क्या करना है हमें, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो देखो अपने हाथ का लिखा हुआ है, सब कुछ है, नोट्स है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब देखो आगे है क्या, व्यावसायिक अवसर से आप क्या समझते हैं। अच्छा सुनिए, इससे पहले था अवसर से आप क्या समझते हो। क्वेश्चन रट्टा नहीं मारना भाई, ये तो होता क्या है रटने में, आंसर आपको याद पता है, पहले चैप्टर का 9वां का ये आंसर है, लेकिन क्वेश्चन भी नहीं पता है, ये होता है, समझ गए। तो हमें क्या ध्यान रखना है, पहले इसको भी ध्यान रखो। इससे पहले हम लोग पहले अवसर किसे कहते हैं, अब कहता है व्यावसायिक अवसर से आप क्या समझते। दोनों अलग अलग बातें, दोनों सेम नहीं है। आइए प्रभु का नाम लेके, कहता है व्यावसायिक अवसर से आप क्या समझते हैं। तो उद्यमी हुआ व्यक्ति, उद्यमी, उद्यमी का मतलब हम आप जो बिजनेस करिएगा तो हम आप जो होते हैं व्यक्ति, वो जो व्यावसायिक अवसरों को खोजता है, उनका विश्लेषण करता है और उद्यमशील कार्य में व्यावसायिक अवसरों की संभावना तभी बन पाती है जब उसमें उसकी वाणिज्यिक सहायता मतलब कॉमर्शियल फिजिबिलिटी की संभावना होती है। ठीक है, तो देखो उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो व्यावसायिक अवसर को खोजता है, उनका विश्लेषण करता है, भाई बिजनेस करना नहीं करना। उद्यमशील कार्य में व्यावसायिक अवसरों की संभावना तभी बन पाती है जब उसमें क्या होगा, वाणिज्यिक सहायता, कॉमर्शियल फिजिबिलिटी, ठीक है, की संभावना होती है। इस प्रकार कोई साहसिक कार्य व्यावसायिक अवसर के रूप में है या नहीं, या निम्न दो घटकों पर दो घटकों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। पहला, अनुकूल बाजार की मांग में उपलब्ध विद्यमान पूर्ति की तुलना में अत्यधिक मांग। अनुकूल बाजार, देखो अनुकूल बाजार मांग या बाजार में उपलब्ध विद्यमान पूर्ति की तुलना में अत्यधिक मांग। अब इसको आराम से रटना नहीं है, समझो इस लाइन का मतलब क्या लिखता है। बाजार अनुकूल बाजार मांग मतलब गुड्स या सर्विस का कितना मांग है, लोग कितना मांगते हैं, या बाजार में उपलब्ध विद्यमान पूर्ति, अभी उसका पूर्ति हो पाएगा कि नहीं, की तुलना में अत्यधिक मांग मतलब जितना हमारे मार्केट में उस गुड्स की मांग या फिर विद्यमान है उससे अधिक मांग होना चाहिए, मतलब डिमांड ज़्यादा होना चाहिए।
डिमांड ज़्यादा होना चाहिए हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की। जितना हम पूर्ति करते हैं मार्केट में उससे अधिक मांग हो तब तो बेनिफिट होगा। अब मान लो हम बनाते जाए, अब मांग है ही नहीं, डिमांड है ही नहीं, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है हमारे गुड्स एंड सर्विस में, तो बनाने से फ़ायदा है नहीं। एवं क्या लिखता है, उचित प्रत्याय की दर, अभी क्या होता है, रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, जो विशेष व्यवसायिक अवसर के संदर्भ में सामान्य प्रत्याय दर तथा जोखिम प्रीमियम के बराबर होती है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तथा जो रिस्क है प्रीमियम उसके बराबर होना चाहिए हमको रिटर्न। तो ये बातें होती है, तो इसी पे डिसाइड किया जाता है व्यवसायिक अवसर, ठीक, जो बिजनेस किया जाए या नहीं किया जाए। देखो बिजनेस करने के लिए लोगों को पढ़ा लिखा होना नहीं जरूरी नहीं, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए आपको थोड़ा मोड़ा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अब ना पहले वाली बातें नहीं हुई हैं, अब ना हमेशा चेंज होते जाता है, टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, गवर्नमेंट के रूल्स चेंज होते हैं, सब कुछ चेंज होते हैं। तो मान लो हम बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, चल रहा है, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना, अब गवर्नमेंट रूल्स चेंज कर दिया तो क्या करेंगे, आप अल्टरनेटिव नहीं रखिएगा तो बिजनेस आपको डूब ही जाएगा, ठीक है। ये सब हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहे हैं, समझ गए। बहुत सारा है लेकिन नाम नहीं ले सकते यहाँ पे बिजनेस के, कौन कौन सा बिजनेस होता था, ठीक। आइए, जैसे देखो पहले के ज़माने में क्या था, अभी भी बहुत जगह जाइएगा तो आपको कुछ बिजनेसमैन वाले को ढंग से बात नहीं करता, आप कहिए तो गुस्सा के रिप्लाई देगा, कुछ गए काम के लिए आपको लंबे टाइम तक वेटिंग में रखेगा। तो इस सबसे क्या होता है, बिजनेस पे निगेटिव इफेक्ट जाता है ना, लोग आपसे आपके पास आना नहीं चाहते, इंटरेस्ट नहीं रखते। अब मान लीजिए हम आपको यूट्यूब पे डालते हैं, रोज़ नहीं डालें, देखोगे नहीं, लेकिन अब रोज़ डाल रहे हैं तो रोज़ लोग देखते हैं, कुछ ना कुछ तो आता है, ठीक। आइए, तो कहता है व्यावसायिक अवसर के कौन कौन से तत्व एलिमेंट, तो एक अच्छे व्यावसायिक अवसर के निम्नलिखित तत्व होने चाहिए, क्या क्या। पहले तो भाई मार्केट, जहाँ भी हम गुड्स एंड सर्विस बना के रख लिए अपने लिए, नहीं अपने लिए क्या करेंगे, उसको बेचना होगा ना, तो एक अच्छा मार्केट होना चाहिए। तो एक अच्छे व्यावसायिक अवसर के पास निश्चित मार्केट होना चाहिए, फिक्स्ड का होना अति आवश्यक है। भाई कहाँ हमारा गुड्स लेके जाए तो बिकेगा, कहाँ लोगों का डिमांड है। अब मान लो जहाँ पे सब ओल्ड एज के रहते हैं, है ना, अब वहाँ पे हम लोग यंग एज का आइटम जाके बेचे, चलेगा नहीं, कैसे चलेगा। उनको एजेड लोगों को क्या चाहिए भाई, दवा, उनके टाइप का कपड़ा, ये सब चाहिए। अब जहाँ मान लो स्कूल कॉलेज है, अब वहाँ हम खोलेंगे दूसरा कुछ तो चलेगा नहीं, वहाँ स्कूल से रिलेटेड कॉपी कलम। अब मान लो कपड़े का दुकान करना है तो यंग जनरेशन के हिसाब से फटा हुआ जीन्स, ये सब जो होता है एक्सीडेंटल, ये सब, तब ना बिकेगा। हाँ, वहाँ अच्छा कैफ़े खोल लो, साइबर कैफ़े खोल लो, कॉफ़ी कैफ़े खोलो, तब ना चलेगा। तो आपको पहले मार्केट फिक्स करना है। हम जानते हैं कुछ एरिया ऐसे होते हैं, ऐसे बता दें, हम जहाँ रहते हैं ना वो एरिया उतना विकसित नहीं है, लेकिन ये पूरा सेंटर है, सेंटर। क्यों विकसित नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट चीज़ें नहीं है, ना हॉस्पिटल है, ना कोई बैंक है, कुछ भी नहीं। और यहाँ से 2-3 किलोमीटर लेफ्ट राइट किधर भी जाओ वो बहुत आगे ग्रोथ किया हुआ जगह, लेकिन ये मेन सेंटर है, यहाँ सबको आना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोगों का जो फेस टू फेस भी क्लास चलाते हैं, हम अपन यहाँ नहीं चलाते, हम अपने घर पे नहीं चलाते, या हम अपने एरिया में नहीं, 2-3 किलोमीटर डिस्टेंस पे चलता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ ना उसका मार्केट है, कोचिंग का मार्केट है, वहाँ चलता है। अब मान लो हम अपने यहाँ चलाएं, बच्चा यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ना एक कॉलेज है ना स्कूल है, कुछ भी नहीं, ठीक। तो ये सब भी मार्केट पे डिपेंड करता है, पर सबसे पहले भाई मार्केट होना चाहिए। इसके बाद कहता है व्यावसायिक विचार, प्रैक्टिकल आइडिया होना चाहिए। एक अच्छे व्यावसायिक अफसर के पास व्यवहारिक विचार होना चाहिए, होना आवश्यक है। यदि विचार ही नहीं होंगे, मतलब आइडिया ही नहीं है, प्रैक्टिकल ही नहीं, तो काम होगा नहीं। तो जो आप काम करते हो उसके प्रैक्टिकल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहता है उद्यमी की योग्यता, जो पर्सन बिजनेस करेंगे
इंटरप्रेन्योर करेंगे उनकी क्या क्या योग्यता है। तो व्यावसायिक अवसर की शोधन उद्यमी की योग्यता पर बहुत कुछ निर्भर करता है, तभी तो विकास संभव है। अब सुनो, अब जैसे नई नई कंपनियां सब आती है, फ़ोन सब में चेंज होती है, तो डिपेंड करता ना भाई, हम लोग आप लोग सोच नहीं पाते। आज से पहले बिजली में क्या चलता था, रेड वाला बल्ब, उसके बाद आया ये जो 5-6 वाट तक चलता है, नहीं दिखा देते, तो वो चलने लगा। उसमें भी क्या आता था, ऐसे करके 5-6 ट्यूब लगा रहता था, फिर वो सब चेंज होते गया, है कि नहीं। तो हमारे पास उतनी सोचन शक्ति होगी तब ना चेंज होगा, ठीक है। तो व्यावसायिक अवसर का शोधन उद्यमी की योग्यता पर बहुत कुछ निर्भर करता है, और तभी विकास संभव है। अभी जानते हैं सबसे अच्छा बिजनेस एग्रीकल्चर में है। कहोगे क्यों? क्योंकि लोग ना अब फिजिकल काम नहीं करना चाहते, सब कुछ खरीद के खाते, और आप उनके घर पे पहुंचा दो तो और अच्छा है, आप ताज़ा ताज़ा निकाल के दो और अच्छा है। तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है अभी के टाइम में, अगर लोग बिजनेस करते हैं। आइए, और क्या कहता है, हरियाणा पंजाब समेत देखो ना, दवा के होता है, एग्रीकल्चर का धंधा बहुत अच्छा चलता। एक यूट्यूब पे ही हम वीडियो देख रहे थे, 2-2 लाख रुपए केजी घी बिकता है। अब कहोगे कहाँ? इंडिया में। खरीदने वाला खरीदे, नहीं तो एक्सपोर्ट होता है सब। बताओ, हम आप सोचते भी नहीं। घी, आइए, दूध 150-200 ऐसे लीटर बोतल में बिकता है। एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, मेहनत है लेकिन अच्छा बिजनेस। आकर्षक और सक्रिय दर, एट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल होना चाहिए रेट ऑफ रिटर्न। एक अच्छे व्यावसायिक अवसर निवेश इन्वेस्ट के लिए अच्छे अवसर उपलब्ध कराते हैं, ताकि निवेश का आकर्षक बनाया जा सके, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद है भविष्य में विकास। भाई बिजनेस भी ऐसा करो जिसका फ्यूचर में क्या होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। तो अच्छे व्यावसायिक अवसर के पास भविष्य में विकास की अपार संभावनाएं होनी चाहिए, ठीक। आगे कहता व्यावसायिक अवसर की पहचान के उद्देश्य क्या क्या है, कैसे। देखो, किसी भी आपको क्वेश्चन पूछेगा तो मैं 5 तरह का पूछे। एक तो आपको डिफिनेशन पूछ देगा, ठीक है, किसी भी आप कोई भी चैप्टर पढ़िए तो डिफिनेशन पूछेगा, इसकी विशेषता पूछ दे, उद्देश्य क्या होता है, लाभ गुण क्या होता है, या डिफरेंस वाला पूछेगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछता। तो हर एक का आपको कम से कम डिफिनेशन याद होना चाहिए। कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको उसका क्या है, आपको सबसे पहले तो डिफिनेशन, परिभाषा होना चाहिए, इसके फीचर्स, ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे, ये सब, और आपको डिफरेंस पूछ देगा 2 चीज़ के बीच में। तो ये आपको 5 टाइप से हर एक चैप्टर से क्वेश्चन बनता ही, आप देख लो, उसे करना है, ठीक है। इस पे मेन फोकस करना रहता है। कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका डिफिनेशन, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, उसमें अंतर क्या होता है, डिफरेंस, ये क्वेश्चन बनता है। बस 5 टाइप, और कुछ नहीं। आई, अब कहता कि इनके क्या क्या उद्देश्य, किनका भाई, व्यावसायिक अवसरों की नहीं, व्यावसायिक अवसर पहचान की क्या क्या उद्देश्य। तो व्यावसायिक अवसर देखो, ये अभी दिखा दे, कल से हो सकता है या अगले वीडियो से मैं ना प्रिंट आउट आपको दिखा दूँ, या कहोगे यही ठीक है तो यही दिखा देंगे, कोई बात नहीं। व्यावसायिक अवसर की पहचान, अवसरों की पहचान के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या क्या होना चाहिए, आओ पढ़ते हैं हम लोग। एक निश्चित क्षेत्र में तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टिकोण से भौतिक संसाधन, भौतिक का मतलब समझ दो, फिजिकल होना चाहिए, है ना, संसाधनों के उपयोग एवं विकास की संभावना का मूल्यांकन करना। एक निश्चित क्षेत्र में तकनीकी, टेक्नोलॉजी, आर्थिक दृष्टिकोण, इकोनॉमी दृष्टिकोण से भौतिक संसाधनों के उपयोग एवं विकास की संभावनाओं का मूल्यांकन करना। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन विकास की शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में हमारा ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, इसके ज्ञात करना। अन्य डिफरेंट क्षेत्र एरिया में, ठीक है, अन्य क्षेत्रों के लिए संभावित उद्योगों के संदर्भ में अवसरों की पहचान। दूसरा क्या क्या हो सकता है, औद्योगिक विकास प्रक्रिया के संदर्भ में उपलब्ध वित्तीय संसाधन के प्रभाव का मूल्यांकन करना। उसके बाद है हमारा
उस क्षेत्र के लिए संभावित उद्योगों की उपयोगिता प्रमाणित करते हुए किसी उद्यम उपक्रम की सिफारिश करना। तो ये सब इनके उद्देश्य होते हैं, किनका, व्यावसायिक अवसर के। तो ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम पूछेगा 5 नंबर में, लेकिन 5 पॉइंट है, आप 3-4 भी लिख सकते हैं, लेकिन आना तो सब चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। लास्ट है इस चैप्टर का, तब तक में हो जाएगा हमारा वीडियो भी खत्म। ठीक है, एक एक वीडियो करेंगे आराम से, पूरा पूरा खत्म। और ये आपके यूट्यूब पे ही रहेगा, कहीं से डिलीट उलीट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों में ज़रूर शेयर करो, है ना, उनको भी फ़ायदा मिलना चाहिए। व्यावसायिक अवसरों की पहचान को प्रभावित करने वाले, देखो अब क्या ही ये प्रभावित करने वाले क्या क्या घटक, कहाँ प्रभावित, इफेक्ट क्या क्या डालेगा, कौन कौन सा घटक है। तो व्यावसायिक अवसरों की पहचान को प्रभावित करने वाले घटक निम्नलिखित है। अभी जैसे मान लो आप लोग पढ़ते हैं, तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिस्कनेक्ट करती है भाई, तो वो प्रभावित होते हो भाई। जैसे पढ़ने के बदला क्लास में मस्ती करते हो, पीछे बैठ के मज़े लेते हो, बेटा वो सजा होता, मज़ा नहीं होता। ठीक ना, अभी मज़े ले रहे हो, बाद में ऐसी सजा होती है जो कहोगे खास पढ़ लिया लेते। आओ, व्यावसायिक अवसरों की पहचान को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक निम्नलिखित है। पहला, आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता। आंतरिक मतलब इंटरनल रिसोर्स की उपलब्धता। आंतरिक संसाधन की उपलब्धि भी एक महत्वपूर्ण घटक है जो व्यावसायिक अवसरों की पहचान की भूमिका निभाती है। अब देखो, हम बिजनेस करेंगे तो हमारे पास में सोर्स है, रिसोर्स है कि नहीं, इंटरनल, तो ये हमारे लिए भी अगर नहीं रहेगा तो बिजनेस को प्रभावित करेगा। ठीक है, आंतरिक मांग। विद्यमान उत्पादों की आंतरिक मांग के द्वारा उद्यमी इस बात का मूल्यांकन कर सकता है कि जिस साहसिक कार्य को वह अब करने जा रहा है उसमें भावी फ्यूचर मांग की कितनी संभावना है। अब इसे सुनो, अभी जैसे कोरोना आया था भाई, बताओ इसमें क्या चला, मास्क दबा के चला, सैनिटाइजर दबा के चला, अब उतना चलता है, नहीं चलता, नहीं ना। तो इन सब के बिजनेस में क्या हो गया, इतना ग्रोथ नहीं हुआ, बात खत्म है। बहुत कम लोग अब यूज करते, गांव देहात में तो कोई नहीं करता। उसके बाद क्या है, बाह्य सहायता का स्वरूप। बाह्य मतलब बाहरी, बाह्य सहायता एवं समर्थन अवसरों की पहचान में प्रत्यक्षता सहायता करता है, प्रायः सरकार अनुदान। जैसे मान लो हमें सरकार गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है, पैसा देगी, लोन देगी, ये सब क्या है, बाहरी है ना, संस्था के बाहरी प्रेरणाओं के रूप में सहायता प्रदान करती है, जिससे उद्यमी प्रवर्तन निर्णय सरलता से ले सकता है। अब देखो, कोई भी बिजनेस करेगा उसके पास तो उतना अपना कैपिटल होता नहीं, पैसा होता नहीं, तो लोन मिले, अब उस पर गवर्नमेंट छूट देती कि नहीं, अब इस सेक्टर को अब ग्रोथ करना चाहते हैं, तो बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें सरकार हेल्प करती है। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा है ना। इसके बाद देखो, औद्योगिक कच्चे माल की उपलब्धि। अब मान लो हम जो बिजनेस करेंगे वो रॉ मटेरियल उपलब्ध होगा कि नहीं होगा। अब जानते हैं बिहार के लोग बाहर क्यों जाते हैं। यहाँ अभी अभी के हाल में बताए थे तो लगभग रोड ठीक है, पानी भी हमारे यहाँ ठीक ठाक है, बिजली भी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये कच्चे माल नहीं। अब मान लो हम लोग जिस परिवेश में अभी, जैसे गेहूँ हुआ है ना, अब ये क्या होगा, सब किसान छोटे छोटे किसान से छोटा छोटा व्यापारी लेगा, फिर उससे बड़ा लेगा, फिर चेन सिस्टम में बिकते जाएगा, ये सब बाहर चला जाता, बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदती है, फिर वही रिटर्न हमें बेचती। तो रॉ मटेरियल सबसे बड़ा दिक्कत है हमारे यहाँ, न कपड़ा का उद्योग ढंग से लग पाता, चीनी उनी का था पहले बंद हो गया। तो हमारे पास सब कुछ है, मानव भी है, ह्यूमन रिसोर्स भी है, जगह भी है, रोड भी है, और पानी भी है, बिजली भी ठीक ठाक रहती है, लेकिन अब ये दिक्कत है ही नहीं रॉ मटेरियल। अब इसके लिए आपको बाहर से लाना पड़ेगा, बाहर से लाओ तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो आपका कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगा, लागत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या है दिक्कत, इसलिए उद्योग धंधा नहीं लगता। और हमारे माननीय लोग, नेता लोग भी का भी देन है इसमें। आइए, कच्चे माल की उपलब्धि भी व्यावसायिक अवसरों को काफ़ी सीमा तक निर्धारित करती है, क्योंकि इसी के द्वारा भावी उत्पादन का स्तर तय होता है। यदि कच्चा माल आसानी से उपलब्ध
सकता है या होने की संभावना है तो उद्यमी ऐसी इकाई की स्थापना के लिए सकारात्मक कदम उठा। इसीलिए तो कोई बिजनेस यहाँ नहीं डालता, कोई फैक्ट्री नहीं लगता, रीजन यही। और यहाँ का सिस्टम भी वही है ना, सिस्टम सब भ्रष्ट लोग हैं। निर्यात की संभावना, तो व्यावसायिक अवसरों की पहचान में निर्यात की संभावना भी एक महत्वपूर्ण घटक है। अब मान लो हम सामान बना रहे हैं भाई, यहाँ से बाहर जाएगा, एक्सपोर्ट होगा नहीं होगा वो भी। जिस उद्योग विशेष में निर्यात की व्यापक संभावना होती है, मतलब हमारा प्रोडक्ट गुड्स आउट ऑफ इंडिया या कहीं अदर कंट्री में जाती है, तो संबंध में योजना बना सकता है तथा वांछनीय कार्यवाही कर सकता है। जोखिम की मात्रा, एक व्यवसाय जोखिम मतलब रिस्क, बिजनेस में तो वही रिस्क है। एक व्यवसाय विशेष में अनेक प्रकार की जोखिम में सम्मिलित रहती है, जिसमें आर्थिक, इकोनॉमी, सामाजिक, जहाँ पे हमारा धंधा होगा, बिजनेस होगा, उसके लिए भी रिस्क है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी, वातावरण, मतलब मान लो हम केमिकल उमिकल बनाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, वहाँ के लोगों को भी इफेक्ट करता है और वहाँ के एरिया को भी। तकनीकी जोखिम आदि प्रमुख है। वातावरण में परिवर्तन के साथ साथ जोखिम की मात्रा एवं प्रकृति भी बदलती रहती है। तो ये था हमारा पहला चैप्टर। अच्छा, अब कहोगे सर जी ये तो ईपीएस का पहला चैप्टर हमने लपेट दिया, आपको ध्यान से सुनना है, नोट्स लिखना है, जिनको आप लिख सकते हैं, आपके काम का है, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि देखो आपको पूरा मिलेगा। एक दिन की मेहनत नहीं है छोटू, ये है ना, ना किसी का कॉपी पेस्ट है, ये अपना है, ठीक है। तो ये हम लोग इसी तरह आपका पूरा बीएसटी का है, पूरा ईपीएस है, अकाउंट्स का पूरा है, सब हाथ से लिखा गया है नोट्स। ये मेन है हमारा, ये मेन है, समझ गए। मान लो जिसको समंदर में तैरना आ जाए तो उसको तालाब नदी में डर लगेगा नहीं, तो ये हमारा पूरा समंदर है, ये अगर आप पढ़ लीजिएगा तो कहीं से भी क्वेश्चन है, कोई डर नहीं। अब मान लो इसी में से हम सेलेक्ट करके आपको दे दिए, गैस में रिक्स होता है, तो रिक्स करोगे तो इक्स भी है, तो अच्छा भाई अभी हम लोग ना पढ़ लें, बात की बात है बाद में। अगर मान लो इसमें 9 है, 9 में से हम आपको 2 दिए, जिसको 9 आ जाए, 2 कोई पूछ देगा तो नहीं लिख पाएंगे, लिख लेंगे। तो अभी से ही पढ़िए, गैस में रिक्स होता है, तो ज़्यादा रिक्स लेने की ज़रूरत नहीं। अगर गैस पर होगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है और कोई बात नहीं होता। देखो 2-2 नंबर 4-4 नंबर से हमारा नंबर कम जाता है। अगर मान लो आप सुनो, अभी इस साल की घटना बताएं। एक स्टूडेंट था, है ना, 12th का, इस बार जो रिजल्ट आया, उस हम ना टैली भी पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे ये लड़का हमसे पढ़ा, कॉमर्स से ही था, ये कॉमर्स का कोचिंग कहीं और करता, इसका इधर आ जाओ, इस बच्चे का बिहार बोर्ड से वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था। बिहार स्टेट एग्जामिनेशन टॉपर भी होता है ना, बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड टॉपर वेरिफिकेशन, कॉल आया। अब जानते हैं इसके साथ क्या हो गया, ये तो गया, इससे पूछा गया। देखो एग्जाम में तो आपका ठीक ठाक नंबर है, नंबर कितना था वो पता नहीं, है ना, नंबर तो आपको ठीक ठाक है, वेरिफिकेशन में जो भी हो 460-70 प्लस में ही आता है, सबको तो आता नहीं कॉल टॉपर वेरिफिकेशन, नंबर भी ठीक था लड़के का। लेकिन वहाँ जब पूछा गया जितना क्वेश्चन, उसमें वो शायद 2 या 3 जो भी हो नहीं बता पाए, 2, 3, 4 जो भी हो, एग्जैक्ट नहीं पता। तो अब हुआ क्या, जो भाई नंबर तो तुम ले आए, मार्क्स तो ठीक है, क्योंकि ठीक है, लेकिन वहाँ जो वेरिफिकेशन हुआ उसमें नहीं जवाब दे पाए, तो इसका जानते हो नंबर लेस कर दिया गया जो आया था। तो बच्चा अगर ठीक ठाक आता तो ये स्टेट टॉपर था, सेकंड रैंक था शायद इसका, स्टेट टॉपर में सेकंड करता, बस एक गलती हुई। तो मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप नहीं भी पढ़िएगा
तब भी आप फर्स्ट डिवीज़न 300 350 400 तक जाओगे, 400 प्लस जाओगे। लेकिन नॉलेज मेन चीज़ होता है। आप पूरा सिलेबस पढ़िए, सामने वाले को थोड़ी ना पता है जो आपको क्या गेस दिया गया, क्या नहीं है, क्या आता नहीं आता, वो तो कुछ भी पूछ दे। समझ गए? तो ये होता है। तो आपको पढ़ना जरूरी है। देखो टॉप तो भाई कोई एक करेगा, सब तो करेगा नहीं। टॉपर जो होते हैं कोई एक ही होगा कि सब हो जाएगा, नहीं। तो वो अपना मेहनत करता है अपने ढंग से। तो अभी से ही मेहनत करिए, और क्या है, अभी से पूरा पढ़िए, लिखने का प्रैक्टिस करो। थ्योरी ऐसी चीज़ें हैं, आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़ो, रुक रुक के पढ़ो, उसका मतलब समझो। कोई भी सब्जेक्ट आप थ्योरी पेपर पढ़ते, प्रैक्टिकल पढ़ते, कोई भी, आप उसको आराम से एक लाइन पढ़े रुक जाइए, इसका मतलब क्या कहता है वो समझो, बस हो गया। अपने आप दिमाग में याद रहेगा, अपने दिमाग में रखो, स्टोर हो जाएगा धीरे धीरे। अब जब ये रट्टा मारोगे तो पूरा तो रट लोगे, लेकिन तो एग्जाम टाइम में भूल जाओगे, प्रेशर बन जाता है। तो आराम आराम से पढ़िए, एक एक लाइन पढ़ो। बुक देखो, बुक बुक हम कहते हैं आप पढ़िए, बुक अच्छी चीज़ है हमारी, लेकिन आप लोग बुक पढ़ते नहीं। BST PS अकाउंट्स खरीद लेते हो, जितना आपको कोचिंग में कराया जाता, स्कूल में कराया जाता, बस आप उतना ही पढ़ते हो, एक्स्ट्रा पढ़ते नहीं। तो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेगा तो कहाँ होगा? बुक हमें पढ़ना है, ये तो पढ़ना ही। ये भी तो चेक करो भाई, हमें जो पढ़ाया जाता है वो हमारे सिलेबस का चीज़ है कि नहीं। ठीक, चलिए ये सब ज्ञान की बातें थी। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।